Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study chapter number 10 from your Fast Flight book. This is in the syllabus of 10th class in English. The name of the chapter is The Sermon at Banaras, and the source of this chapter is Batty Rancho, Value and Voice, a college reader 1975. Means this is the collection of the story. From this collection, this story is taken, The Sermon at Banaras. What is the sermon? Sermon is a religious preaching given by holy person, saints. जो हमारे साधु संत, जो होली पर्सन होते हैं, जो वो उपदेश देते हैं, दैट इज कॉल्ड सरमन. एंड हियर वी टॉक अबाउट द सरमन ऑफ गौतम बुद्धा. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके डिसाइपल्स बैठे हुए हैं, उनके शिष्य बैठे हुए हैं और वो उनको प्रीच कर रहे हैं. इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर गौतम बुद्धा एंड हियर इज अ lady who is having some suffering problems which we'll discuss in this chapter. Let us start the chapter. Gautama Buddha from 560 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. स्टूडेंट, गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो एक प्रिंस के रूप में वो हुए थे और उनका जब शुरू में वो प्रिंस थे उस टाइम उनका नाम सिद्धार्था गौतमा था, जो नदन इंडिया में थे. अब गौतम बुद्ध की जो बर्थ है दिखाई गई है 563 BC टू 483 BC. अभी आपके माइंड में ये क्वेरी आ रही होगी कि जो हमारे नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते. यहाँ पर डिक्रीज दिखाया गया है. मीन्स पहले 563 आया है और उसके बाद 483 आया है. एक्चुअली क्या होता है कि जो अर्ली टाइम है उस टाइम पर टाइम को जो मेज़र किया जाता था वो BC और AD में काउंट किया जाता था. BC मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब यहाँ पर ये डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है? जैसे सपोज दिस इज़ द बर्थ टाइम और उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले हैं, सपोज यहाँ ज़ीरो, -1, -2, -3. अब अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये बर्थ हो गई है, उससे पहले का टाइम जो है माइनस में जा रहा है, उसके बाद वाला टाइम जो है वो प्लस में आ रहा है. तो मीन्स यहाँ पर 563 आ रहा है और उसके बाद वो उसमें कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से इस टाइम को यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग नंबर में दिखाया गया है. अब गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं. एक फेमस बुक भी है लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी बताया गया है. क्या बताया गया है? गौतम बुद्ध के जो फादर थे किंग शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु जो थी उनकी कैपिटल थी, वहाँ पर उनकी बर्थ होती है. तो जब उनकी बर्थ होती है तभी उनके फादर को विजन्स दिखते हैं, 7 विजन्स, 7 ड्रीम दिखते हैं और वो उसकी इंटरप्रिटेशन पूछते हैं सभी हार्मिट्स को बुलाकर. कोई भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. फाइनली उन्हें एक ऐसे हार्मिट मिलते हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनके सारे विजन्स का लॉजिक बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें क्यों दिखाई दे रहा है. और वो उनकी बर्थ के टाइम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनने वाला है या फिर वो बहुत बड़े संत बनने वाले हैं. अब कोई भी किंग ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा साधु बन जाए राजपाट छोड़कर. तो उसके लिए उन्होंने उनसे सोल्यूशन पूछा, तो उन्होंने ही बताया कि आप उसको ना, अगर उसने लाइफ की सफरिंग देख ली तो वो स्पिरिचुअल वे में चले जाएंगे, तो इसलिए आप उनको दुख दर्द से दूर रखना. तो उनके लिए एवरी सीजन के अकॉर्डिंग पैलेसेस बनाए गए, महल बनाए गए, उसमें सारी लग्जरियस वे रखी गई, सारी चीज़ें उनके लिए, म्यूज़िक बजाने वाले सारे रखे गए. इवन उनकी बहुत अर्ली एज में शादी कर दी गई. उनकी कज़न थी यशोधरा, जो बहुत प्रीटी थी, तो उनसे उनकी शादी हुई और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी. उनके एक बेटा भी था. ये उनकी अर्ली लाइफ थी और वो फुल ऑफ प्लेजर थी. कभी उन्होंने कुछ दुख नहीं देखा था, किसी को रोते नहीं देखा था. मीन्स सब बहुत अच्छा अच्छा था. बट फिर भी वो अपनी स्लीपिंग में ना रेस्टलेस होते थे, उन्हें अजीब से ड्रीम्स आते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनको पुकार रहा है हेल्प के लिए. दिस इज़ द फेमस स्टोरी अबाउट गौतम बुद्धा.
अब क्या होता है, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. उनके बिगनिंग के बारे में बताते हैं इस स्टोरी में कि वो जब 12 ईयर के थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए, पहले क्या होता था, स्कूल नहीं होते थे, आश्रम होते थे, पढ़ाई होती थी वहाँ पर। तो जो गुरु होते थे वो वहाँ पर सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मीन्स जो होली बुक्स होती हैं रिलीजन की, अ कलेक्शन ऑफ बुक एक्सेप्टेड एज अ होली टेक्स्ट, उनको पढ़ाया जाता है। तो 4 ईयर के बाद उन्होंने 4 स्टडी की और उसके बाद वो वहाँ से लौटे और उनकी जल्दी ही शादी कर दी गई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया प्रिंसेस से। तो जैसे हमारी जो होली बुक्स क्या होती हैं, जैसे हमारे वेदास होते हैं, पुराण्स होते हैं, है ना, जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, है ना, ये सब जो है ना वैल्यूज सिखाते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। दे हैड अ सन एंड लीव फॉर 10 years एज अ बिफ्टेड रॉयल्टी। अब उनकी जैसे जल्दी शादी हो गई, उनके एक बेटा भी हुआ और शादी के बाद लगभग 10 साल तक वो ऐसी रॉयल्टी मीन्स अब पीपल ऑफ द रॉयल ब्लड ऑफ स्टेटस मीन्स उन्हें ना बिफ्टेड मीन्स अप्रोप्रिएट फॉर मीन्स एक बहुत शानदार वे में उन्होंने लाइफ जी, एक राजा की तरह बहुत अच्छे से। एट अबाउट द एज ऑफ 25, अब क्या होता है 25 की जब उनकी एज होती है, जो प्रिंस हैं हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, हेयर टू फोर मीन्स बिफोर नाउ, shielded from the suffering of the words while out hunting chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral processions, and finally a monk begging for alms. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि फिर वो कभी हंटिंग के लिए गए, अकॉर्डिंग दिस स्टोरी, तो उन्हें एक चांस मिलता है कि वो क्या देखते हैं, केम अक्रॉस, चांस मिलना, यहाँ पर एक सिक मैन को देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक एजेड बूढ़े आदमी को देखते हैं और फ्यूनरल प्रोसीजन मीन्स शव यात्रा को जाते हुए देखते हैं। फाइनली वो देखते हैं कि जो मॉन्क है, मॉन्क भिखारी जो हैं, बैगिंग फॉर आर्म्स, आर्म मीन्स भीख मांगना, ठीक है, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको चेंज कर देती हैं। तो इसके लिए एक स्टोरी और फेमस है कि उनका एक बार क्या होता है कि जैसे वो रॉयल लाइफ जी रहे हैं, बहुत लग्जरियस वे में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है दुख दर्द क्या है। तो एक बार उनकी डिज़ायर होती है कि वो कपिलवस्तु को घूमने जाएं। कपिलवस्तु इज द सिटी। तो किंग को पहले ये पता था, उन्होंने सारे ऑर्डर दिए कि बहुत अच्छे से सिटी को डेकोरेट कर दिया जाए, कोई बूढ़ा बाहर नहीं निकलेगा, कोई बीमार नहीं दिखना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट विजिट जब वो करते हैं और उनके साथ जो उनके सार्थक को, जो उनकी चलाता है, रथ चलाता है, वो उसको भेजा जाता है, उसका नाम होता है चिन्ना, ठीक है। वो बहुत वाइज पर्सन होता है, बहुत ज्ञानी इंसान होता है। तो किंग ने इसीलिए भेजा था कि वो उसको हैंडल कर सके सिचुएशन को, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो फर्स्ट विजिट करके आते हैं वो, तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस रहते हैं। सेकेंड विजिट में जाते हैं तो सेकेंड विजिट में उन्हें ओल्ड पर्सन दिखता है, जो बूढ़ा है, ठीक है। वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं चिन्ना से। तो चिन्ना बताता है कि दिस इज द सिचुएशन विच विल कम इन एवरी वन लाइफ, हर इंसान के जीवन में बुढ़ापा आता है। फिर उनकी नेक्स्ट विजिट होती है, उसमें वो बीमार आदमी को देखते हैं। तो बीमार आदमी के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो फिर उनको सेटिस्फाई करता है। वो बताता है कि ये जो है सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है। मतलब वो क्या होता है कि कोड़ी मिलता है, वो बहुत तड़प रहा होता है, वो उसको छूने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो चिन्ना उसको मना करता है, दिस इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, ये किसी को भी लग सकती है। तो फिर फाइनली वो एक और विजिट करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है और सब रो रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं। तो उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। तब वो उस ज्ञान की तलाश में जाते हैं कि क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन सफरिंग को दूर कर सके। ये ये स्टोरी लाइट ऑफ एशिया की बुक से ली गई है। बट इस चैप्टर में हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो एक बार हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए गए, तब उन्होंने सिक मैन को देखा, तब उन्होंने एक एजिड मैन को देखा और एक फ्यूनरल देखा। ये सारे इंसिडेंट जो होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों से वो बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते क्या हैं, वो उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिससे कोई बीमार ना हो, जिससे कोई बूढ़ा ना हो या किसी की डेथ ना हो। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि
जो है चिन्ना है और प्रिंस सिद्धार्थ हैं, वो यहाँ खड़े हैं, वो देख रहे हैं, इस तरह से वो रथ से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूनरल प्रोसीजन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये बूढ़ा आदमी दिखाया गया है, वहाँ बीमार है, ये तीनों सीन दिखाए गए हैं। और उसका क्या इफेक्ट होता है कि वो फिर साधु बन जाते हैं, ये हो जाता है चेंजेस। These sights so move him that he at once went out into the world to seek the enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब ये जो साइट थे, बूढ़े आदमी को देखना, बीमार को देखना, और ये सारी चीज़ें रेस्टलेस कर देती हैं, डेड बॉडी को देखना, वो उनको इतना मूव कर देती है, इतना हिला देती हैं, इतना मीन्स उनको मूव कर देने से मतलब यह है कि उनको इतना अंदर तक उनके बॉडी में, उनके दिल पे इतना असर होता है कि वो सीख मीन्स चाहना, इनलाइटेड मीन्स द स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, वो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कंसर्निंग द सोरो, जो सोरो का कॉज है, सैडनेस का, बाय लॉस ऑफ डिसअपॉइंटिंग, एंड ही हैड विटनेस टू सी समथिंग हैपन, मीन्स जिस चीज़ को उन्होंने देखा है, बूढ़े आदमी को देखा है, बीमार को देखा है, डेड बॉडीज को देखा है, तो वो सारी चीज़ें उसको रेस्टलेस करती हैं और वो उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो ऐसा हल होगा कि जो ये दुख दर्द हैं वो इंसान को ना हो। He wondered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. अब वो वंडर करना, वंडर मीन्स होता है टू वॉक अराउंड, भटकते रहना, इधर उधर घूमना। अब वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहते हैं ज्ञान की तलाश में। फाइनली वो क्या होता है, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, वेयर ही वो मीन्स द solemnly promise to be specified things to stay until enlightenment, जब तक उन्हें enlightenment नहीं मिलता है, realization of truth। enlightenment क्या होता है, जो आंतरिक ज्ञान होता है, वो उन्हें नॉलेज जब तक नहीं मिलती तब तक वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगाए रखते हैं। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree। अब वो पीपल के ट्री के नीचे बैठे हैं 7 डेज के बाद, 7 दिन तक उन्होंने बहुत ध्यान लगाया। फिर क्या होता है कि जो उन्हें ज्ञान मिलता है उसकी बेस पर उस पेड़ का नाम भी बोधि ट्री रख दिया गया है। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगन टू टीच। अब वो फिर क्या करते हैं, लोगों को शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, उन्हें नया ज्ञान जो मिलता है वो शेयर करते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, यहीं से वो बुद्धा, बुद्धा से सेंस क्या आते हैं, जो ज्ञानी है बहुत, उनका नाम रख दिया जाता है बुद्धा, द अवोकन और इनलाइटेड, जिससे पूरा ज्ञान है। अब वो पीपल ट्री जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला, इसको जो बोधि ट्री है उसको नेशनल हेरिटेज माना गया है, लोग बाग यहाँ विजिट करने आते हैं, और जिस प्लेस पर वो ट्री था उस जगह को बोध गया कहते हैं, वो उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, दैट इज बोध गया। और जिस पेड़ के नीचे जो पीपल का पेड़ था उसे बोधि ट्री कहा जाता है। द बुद्धा प्रीच हिज फास्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। प्रीच करना, उपदेश देना। जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया है, sermon मीन्स रिलीजियस और मॉरल टॉक, वो बनारस सिटी में दिया है। एंड मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व एंड इट इज़ गिवन हियर। अब क्या होता है, ये जो है बनारस जो है बहुत ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। डिपिंग मीन्स जहाँ पर बात करते हैं लोग बाग, नहाते हैं इन गंगा रिवर। और ये जो सरमन है इसको प्रिजर्व किया गया, मेंटेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड इज गिवन हियर। जैसे ही यहाँ पर ये उपदेश दिया गया था तो उसको ऐसे ही यहाँ पर प्रिजर्व किया गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि प्रिजर्व कैसे किया गया। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ स्टोन्स लगवा दिया जाते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर लगवा दिए जाते हैं, उन पर उनको गुदवा दिया जाता है, मीन्स पत्थरों को पर लिखवा दिया जाता है। और वो उनको बौद्ध धर्म में ये ट्रेडिशन है, किंग अशोक हुए हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है, तो उनको क्या करते हैं, उन्हें शिलालेख कहते हैं। शिलालेख मीन्स जो पत्थर पे लिखे गए उपदेश होते हैं। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध के जो ये सरमन है उसको पत्थर पे लिखवाया गया है,
आप देख सकते हैं कि ये जो है वाराणसी है, जिसको बनारस इसमें यहाँ कहा गया है, बाद में उसका नेम चेंज कर दिया गया वाराणसी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद म्यांमार में और थाईलैंड में यहाँ पर फैलाने का, इस बौद्ध धर्म को फैलाने का क्रेडिट बहुत कुछ किंग अशोक को भी जाता है। उन्होंने इसको फॉलो किया और दूर दूर तक फैलाया। It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kinds of suffering. Inscrutable means something which cannot be understand. अब जो बुद्धा की विजडम है, गौतम बुद्ध की जो विजडम है, वो किस चीज़ के बारे में थी? उस नॉलेज के बारे में थी जो लोगों की परेशानियों से जुड़ी हुई है, काइंड ऑफ सफरिंग से है, और जिसे कोई जल्दी से नहीं समझ सकता। अब उनके सरमन को समझने से पहले पहले हम एक स्टोरी पढ़ेंगे इसमें, किसा किसा गौतमी की स्टोरी। उसके बाद उनका सरमन इसमें समझ में आएगा। तो अभी एक स्टोरी इसमें है चैप्टर में। एक लेडी थी किसा गौतमी। ही हैड एन ओनली सन, उसके एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। एंड इन ग्रीफ she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she had lost her sense. The boy is dead. अब जो किसा गौतमी है, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, वो क्या होता है, उसका इकलौता बेटा होता है, उसकी मौत हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है। ग्रीफ मीन्स इंटेंस सॉरो, बहुत ज़्यादा दुखी होना। अब वो क्या करती है, जैसे हमारे कोई बहुत ही करीब हैं हमारे, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, और उनकी डेथ हो जाए तो हमारी माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो मर गए हैं। हमें ये लगता है जैसे कि अभी वो लेटे हुए हैं, अभी वो यहाँ से आ रहे होंगे, तो वो ही कंडीशन उसकी हो जाती है। अब वो क्या करती है, डेड बॉडी को बच्चे की लेकर अपनी पड़ोसियों के पास जाती है, हर इंसान के पास जाती है कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा सही हो जाए। अब लोग बाग क्या कहते हैं कि वो सेंस खो दी है उसने। सेंस खो देना, पागल हो जाना, कि उसका बेटा तो मर गया है, वो तो कैसे, कोई मेडिसिन तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, ये तो पागल हो गई है। सब लोग उसको पागल समझने लगते हैं। At length, किसा गौतमी met a man who replied to her request. अब जो वो बार बार हर इंसान से रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है, तड़प रही है किसा गौतमी, तभी उसको एक आदमी मिलता है। एट लेंथ मीन्स कुछ दूरी पर चलने के बाद, और वो उसकी रिक्वेस्ट पे कहता है, आई कांट गिव थी। थी थी इज द आर्ट्रिक फॉर यू। पहले ना यू वर्ड के प्लेस पर थी वर्ड यूज किया जाता था। थी माने भी यू होता है। मेडिसिन फॉर थाई, आर्चिक फॉर्म ऑफ योर। अब योर के लिए थाई वर्ड यूज किया जाता था, तो वही वर्ड यूज कर रहा है वो बंदा कि मेरे पास तुम्हारे लिए मेडिसिन नहीं है, तुम्हारे चाइल्ड के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। अब वो उसको एडवाइस देता है कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हें मेडिसिन दे सकता है। And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to साक्य मुनि द बुद्धा। अब वो गर्ल्स यूज हो रहा है किसा गौतमी के लिए। वो प्रे करती है कि बताइए सर कौन है वो। तब वो बताता है, उसको आंसर देता है कि तुम साक्य मुनि गौतम बुद्धा के पास जाओ। साक्य मुनि गौतम बुद्धा, यहाँ पर गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, और किसा गौतमी अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आती है। किसा गौतमी रिपेयर्ड to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. Repair means to went. Cure means treat करना, इलाज करना, सही करना। तो किसा गौतमी जो है गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट करती है कि भगवान कुछ ऐसी दवाई दो जिससे मेरा बेटा सही हो जाए। बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। गौतम बुद्ध उसको रिप्लाई करते हैं, ठीक है, मुझे हैंडफुल मीन्स अ क्वांटिटी दैट फिल द हैंड्स। दोनों हाथों को मिलाने के बाद उसमें जो आ जाता है दैट इज हैंडफुल। अब मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज की बात की जा रही है यहाँ पर कि तुम मुझे सरसों के बीज ला कर दो एक मुट्ठी, तो मैं तुम्हें उसको मेडिसिन दूंगा। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parents or friend. अब जब वो किसा गौतमी है वो बहुत खुश हो जाती है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मस्टर्ड सीड लाना,
ठीक है, वो प्रॉमिस करती है। एंड प्रोक्यूर मीन्स के ऑब्टेन करना, टू ऑब्टेन, टू गेट मीन्स वो ले आएगी। तभी जब वो ये कहती है कि हाँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मस्टर्ड सीड ला दूंगी मैं, तो गौतम बुद्ध उसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लिए जाने चाहिए जहाँ पर किसी किसी की भी डेथ ना हुई हो, ना किसी का बच्चा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड, ना किसी के पेरेंट्स, ना किसी फ्रेंड, ऐसे घर से ला के दिए। पुअर किस्सा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said, here is a mustard seed, take it. अब बेचारी किस्सा गौतमी जो है हाउस टू हाउस, द्वार द्वार पर जाती है सबके, लोगों को उससे पिटीड होना मीन्स फेल्ट सॉरी फॉर हर मिसफॉर्चून, लोग बागों को उसके दुर्भाग्य पर कि उसके एक ही बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है उस पर तरस आता है, और वो उसे कहते हैं लो ये मस्टर्ड सीड है, ले जाओ। But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her. अब जैसे ही उनको मस्टर्ड सीड मिलते हैं तो किस्सा गौतमी उनसे क्वेश्चन पूछती है, क्या आपके घर में कोई बेटा, आपकी बेटी, आपके फादर, आपकी मदर या कोई और फैमिली मेंबर की डेथ हुई है? तो वो क्या आंसर देते हैं? डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे दुख को हमें याद मत दिलाओ। And there was no house but some beloved one had died in it. कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिलता है जहाँ पर किसी के प्रिय की, beloved मीन्स प्यारे की, किसी की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी became weary and hopeless, बहुत ज़्यादा वेरी मीन्स टायर्ड हो जाती है, वो हर दरवाजे पर जाती है, कोई भी घर ऐसा नहीं होता है जहाँ पर डेथ नहीं होती है, वो बिल्कुल निराश हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, अब वो सड़क के किनारे बैठ जाती है, वे साइड रोड साइड। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, अब वो शहर की रोशनी को देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फ्लिकर्ड होना, शोन अनस्टेडली मीन्स फ्लिकर होना, जलबुझ हो जाना, तो वो होते हैं एक्सटिंग्विश मीन्स होता है कॉज टू एंड, शाइनिंग मीन्स बुझ जाना, वो दोबारा जलबुझ होने के बाद बुझ जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीड्स एवरीवेयर, रीड मीन्स रूल करना, हर जगह अंधेरा फैल जाता है रात में। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, फिर वो बहुत सोचती है इंसान की डेस्टिनी के बारे में। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो कहती है कि सोचती है कि इंसान का जीवन क्या है, उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कुछ मिलता है, कुछ खोता है, और फाइनली हमारी जो लाइफ है उसका एंड हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उन लाइट्स की तरह। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर वो अपने बारे में सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी पागल हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, हर इंसान के लिए डेथ जो है कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन मीन्स ग्रेट अनहैप्पीनेस, बहुत दुख की वैली, वैली से सेंस मतलब क्या हो रहा है, संसार में, इस दुख भरे संसार को सेंस कर रही है वो। देयर इज अ नो पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी मीन्स द एबिलिटी टू लीव फॉर एवर, मॉर्टल कहते हैं जो खत्म हो जाने वाला होता है, नश्वर हो जाता है, अगर हमने इसमें इम लगा दिया है तो इसका अपोजिट हो गया, जो कभी ना खत्म हो, अमर हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है, क्या चीज़ हमें अमरता की तरफ ले जाती है, हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जो लोग अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं वो ही अमर होते हैं। The Buddha said, the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with pain. गौतम बुद्ध उसके बाद उसे समझाते हैं कि इंसान की जो लाइफ है इस संसार में, मॉर्टल क्या होता है, दोज हु आर बाउंड टू डाई मीन्स जो नश्वर है, नश्वर कौन है, लिविंग बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जिनके अंदर भी जीवन है, जिसका बर्थ हुई है, जन्म हुई है, उसका अंत होना है, तो वो ट्रबल से, उसका लाइफ जो है ट्रबल से, दुखों से भरी हुई है, ब्रीफ है, शॉर्ट है, और उसमें दुख दर्द मिले हुए हैं। फिर वो आगे क्या कहते हैं, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनका बर्थ हुई है, बॉर्न हुई है, कि वो अवॉइड कर सकते हैं डाइंग, मरने से बच सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ
बुढ़ापे में डेथ हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, यही इंसानों की लाइफ का साइकिल है, यही नेचर है। मीन्स पहले क्या होता है कि एक बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, फिर वो चाइल्ड बनता है, ठीक है, फिर वो टीनेजर बनता है, फिर एडोलसेंस बनता है, फिर मैच्योर पर्सन बनता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है और फाइनली उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक लाइफ साइकिल है। अब ये लाइफ साइकिल तो बीच में चेंज भी हो गया है। मॉडर्न एरा में क्या होता है, ये गारंटी नहीं कि हमें ओल्ड एज आने वाली है, ऐसा भी हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो यंग एज में डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है। बट दिस इज़ अ कॉमन साइकिल, ये कॉमन साइकिल हम ये मानते हैं कि बुढ़ापे के बाद इंसान की डेथ होती है। एज राइप फ्रूट्स आर नियर अर्ली इन डेंजर्स ऑफ फॉलन। अब वो दूसरी बात क्या समझाते हैं कि एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे राइप फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फल होते हैं, उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पके हुए फल का एग्जाम्पल क्या हो रहा है, बुढ़ापे में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो मॉर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। इसी तरह से मॉर्टल्स जो ह्यूमन बीइंग हैं वो हमेशा उस खतरे में हैं मृत्यु की एक तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। जैसे राइप फ्रूट्स होते हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। एज ऑल अर्दन vessels made by the potter and in being broken so is the life of mortal। वो आगे क्या बताते हैं, जो पोटर होते हैं, पोटर किसे कहते हैं, जो कुम्हार होते हैं। अर्थन वेसल मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो वो कहते हैं जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन कोई कुम्हार बनाता है और उनका एंड कैसे होता है कि वो टूट जाते हैं, इसी तरह लाइफ जो है मॉर्टल्स की, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो मिट्टी के बर्तन की तरह है, वो उसका अंत भी टूट कर ही होना है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर और डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब वो कहते हैं जो यंग हैं, छोटे हैं, एडल्ट हैं, बड़े हैं, दोज हु आर फूल जो बेवकूफ़ हैं, जो दोज हु आर वाइज जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, सबके लिए मृत्यु इक्वल होती है। सब शिकार होना है, सब्जेक्ट होना, लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय, सभी मृत्यु के इफेक्ट में आने वाले हैं, सब मृत्यु का शिकार होने वाले हैं। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relative. Kinsman means a man who is one of the person's blood relative. हमारे जो relatives होते हैं ना, उनके लिए यूज हो रहा है kinsman। तो कहते हैं हु, कौन ऐसा है जो मृत्यु को जी सकता है, कौन ऐसा है जो अपने फादर को मरने से बचा सकता है, कौन ऐसा है जो अपने सन को बचा सकता है। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो अपने रिलेटिव को बचा सकता है। मीन्स मृत्यु जो है वो अनअवॉइडेबल है, कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughters। अब क्या कह रहे हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो सिर्फ हमें देखते हैं मरते हुए, लेमेंट करना एक्सप्रेसिंग पैसिनेट ग्रीव, बहुत दुख विलाप करते हैं, ठीक है, बहुत दुख दिखाते हैं अपना। लेकिन जो मॉर्टल्स हैं एक के बाद कैरिड ऑफ मीन्स मृत्यु के द्वारा, जो मृत्यु के देवता हैं वो एक के बाद एक इंसान को ले जाते हैं, सब मर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऑक्स है, कोई बैल है, उसे स्लेटर हाउस में ले जाया गया है, कसाईवाड़े में ले जाया गया है और एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया जा रहा है। इसी तरह जो मॉर्टल्स हैं एक एक करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। सो द वर्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके। वो कहते हैं इसी तरह से जो वर्ड है वो अफेक्टेड हो जाना, अफेक्टेड है, प्रभाव में आ रहा है, इफेक्ट में मृत्यु के, और डिके मीन्स रूट, खराब हो जाना, सड़ जाना। Therefore, the wise do not grieves and knowing the terms of world। अब वाइज पर्सन कौन है, बुद्धिमान लोग जो हैं वो ग्रीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लाइफ का जो है एक कोर्स है, टर्म्स है वर्ल्ड का, कि पहले हमारी बर्थ होनी है, फिर हम बड़े होने हैं, फिर बुढ़ापा आना है और फिर हमारी डेथ हो जानी है। दिस इज़ अ कॉमन साइकिल फॉर एवरीवन। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अब वो कहते हैं कि रोने से
बहुत ज़्यादा दुखी होने से, फीलिंग सैड, ग्रीविंग, हम मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के लिए रोता है, बहुत ज़्यादा विलाप करता है, तो उसका कॉन्ट्रेरी क्या होता है, अपोजिट असर होता है कि वो बहुत दुखी रहता है, दर्द होता है उसको, और उसकी बॉडी में भी जो सफरिंग आ जाती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो इंसान अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर लेता है। येट द डेड्स आर नॉट सेव बाय हिज लेमेंटेशन, और अब जो डेड है, जो मर चुका है, वो उसके लेमेंट करने से, उसके एक्सप्रेस ऑफ सॉरो करने से, विलाप करने से, रोने से, चीखने चिल्लाने से जिंदा नहीं हो सकता। He who seeks peace should draw out arrow of lamentation and complain and grief. जो इंसान सीक मीन्स चाहना, जो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्हें सौरो के जो एरो हैं, जो तीर हैं, लेमेंटेशन के, कंप्लेन के, ग्रीफ के, इन सारे दुख दर्द के तीरों को अपने बदन से निकाल देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed विल ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड। जो इन दुख दर्द के तीरों को निकाल देता है अपनी बॉडी से, वो कंपोज हो जाता है, मीन्स हैविंग वंस फीलिंग एक्सप्रेशन अंडर कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वही इंसान मन की शांति को प्राप्त कर पाता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। और जो इन दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, उन्हें कॉमन मान लेता है, सरेंडर कर लेता है अपनी सेल्फिशनेस को, वो सब दुख दर्द से फ्री हो जाता है और वो ब्लेस हो जाता है। दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इसमें ये एक बहुत ही वैल्यूबल सरमन है गौतम बुद्ध का। उन्होंने हमें जीवन के पूरे सार को समझाया है कि अगर हमारे किसी प्यारे की, किसी अपने की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमें एक लिमिट में दुख होता है, जो एक्सपीरियंस है, अगर हम, जैसे हम कह रहे हैं, कहने में और एक्सपीरियंस करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर किसी के पेरेंट्स की, किसी की मदर की, किसी के फादर की, किसी के ब्रदर की, किसी के चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो उसे हम कितना समझा लें, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता। टाइम उसको समझाता है थोड़ा सा, बट ये फैक्ट है कि ये कॉमन कोर्स है सबके लिए। अब हमारी बर्थ हुई है, हम बड़े हुए हैं, हमारे पे बुढ़ापा भी आना है, और उसके बाद हमारी डेथ होनी, सबके साथ होना है। तो गौतम बुद्ध हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। बट अगर हम, जो हमारे हेटर्स हैं, सेल्फिशनेस है, ये सारी चीज़ें, हम ग्रीडी होते हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो हम एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। किसी की डेथ का दुख तो होता है, लेकिन उसे अनलिमिटेड दुख बना लेना अपने लिए भी अपनी बॉडी को टॉर्चर करना होता है। आई होप स्टूडेंट दैट this sermon is clear to you. It will be helpful to you in your life. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.